डियर स्टूडेंट्स, मैं सनी सर। और आज आप लोग आज क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आपका इस चैप्टर में क्या है आपका वो देख लो। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले तो आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने के पहले आप लोग ये समझो कि व्हाट डू मीन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, तो मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या क्या होता है वो सुन लो। देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारे वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो हम लोग मीन्स पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए चालू करते हैं या फिर उनको चलाते हैं। ओके, तो क्या आपका देखो, मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशन या आर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेटअप और स्टार्ट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर द ऑर्गेनाइजेशन which are set up or start for providing service to its member and to general public. ओके, कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपके वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको आप स्टार्ट करते हो किसके लिए, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए और नॉर्मल पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ओके, अब होता कि आपका वो देख लो, इन दिस वे एनी अमाउंट रिसीव टू दीज इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसा काम करने में, कैसा काम करने में, सर्विस प्रोवाइड करने में, मतलब दूसरों का भलाई का काम करने में, दूसरों के लिए भलाई का काम करने में क्या होता है कि अगर कोई अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है या उनके पास सेव बच जाता है तो उसे वो प्रॉफिट नहीं मानते हैं। क्यों? उनका मोटिव प्रॉफिट है ही नहीं, उनका मोटिव ओनली सर्विस प्रोवाइड करना है। तो इन दिस वे एनी अमाउंट रिसीव टू दी इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट एज इनकम, तो ऐसे सर्विस प्रोवाइड करने में अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ बच जाता है या उनके पास कुछ सेव हो जाता है तो उस अमाउंट को वो एज आ इनकम अपने पास रख लेते हैं। ओके, अब देखो क्या आपका एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर, क्या आपके ये ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं वो देख लो। फर्स्ट है आपका क्लब, मीन्स स्पोर्ट क्लब जो होते हैं वो सारे आपके लिए क्या होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? वो आपको 150 या 200 के मंथली चार्जेस पर आपको हर टाइप के स्पोर्ट या स्पोर्ट मटेरियल प्रोवाइड करवा देते हैं। सेकंड है आपका लाइब्रेरीज में गवर्नमेंट लाइब्रेरी जो होती हैं या प्राइवेट हैं, तो उनमें क्या होता है आपका कि आप खुद देखते हो कि 1000 की बुक को हम 20 रुपीज़ के रेंट पे स्टडी कर लेते हैं। ओके, उसके बाद है आपका स्कूल्स, तो स्कूल्स भी आपके क्या होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल। ओके, जिनमें मिनिमम फीस पर आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब मंदिर मस्जिद, इन्हीं में हम अनाथ आश्रम को रख सकते हैं, वृद्धाश्रम को भी रख सकते हैं, और उसके और किसी टाइप का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होता है। ओके, तो ये हुए आपके क्या एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कंफर्म हुआ? अब आइए उसके बाद हम लोग चलते हैं किसके पास, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और क्या क्या फीचर्स होते हैं। ओके, तो चलिए आइए, आपका फर्स्ट पॉइंट है क्या, एंटिटी। एंटिटी का मीन्स क्या होता है कि अगर जैसे एक बार ऑर्गेनाइजेशन चल गया तो ऑर्गेनाइजेशन का खुद का जो नेम होता है वो अब लोगों के नज़र में आएगा। तो क्या होता है आपका कि जैसे मैं पार्टनरशिप में आपको बताया था कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि ओनर है, मीन्स जो बिजनेस होता है वो बिजनेस अपना खुद का नाम मेंटेन कर लेता है और हमेशा फिर उसी का नाम चलता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जैसे मान लो हम 20 मेंबर हैं, 20 मेंबर ने मिलकर एक क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किया, उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हमने नाम क्या रखा, भारतीयम सेवार्थ फाउंडेशन। ओके, तो भारतीयम सेवार्थ फाउंडेशन का खुद का नेम है और लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के नेम से जानेंगे। ओके, तो ये होता है आपका क्या, एंटिटी, कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट लीगल एंटिटी मेंटेन हो जाती है तो वो आपका क्या होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के नेम से जाने लगता है। सेकंड है आपका पर्पज। तो देखो इसमें क्या होता है आपका कि आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पज है वो क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, सर्विस प्रोवाइड करना, किसको सर्विस प्रोवाइड करना, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को और नॉर्मल पब्लिक को। ओके, उसके बाद है आपका ओनरशिप। तो यहाँ पर क्या होता है आपका
कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई ओनरशिप नहीं होती। क्यों नहीं होती है भाई? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हमारे इलेक्टेड मीन्स हम लोग सारे मेंबर हैं, सारे मेंबर मिलकर उसको चला रहे हैं, तो यहाँ पर किसी सिंगल पर्सन की ओनरशिप नहीं मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट आपका नॉट प्रॉफिट मोटिव, कि आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट नहीं होता, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। सर्विस प्रोवाइड टू द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस प्रोवाइड टू द नॉर्मल पब्लिक। ओके, और उसके बाद आपका नेक्स्ट मैनेजमेंट, कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्या होता है भाई? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कौन देखते हैं? ओनर देखते नहीं है। क्यों? ओनर कुछ है मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई ओनर नहीं होता है, सारे मेंबर्स होते हैं। अब क्या होता है, 20 मेंबर हैं, 20 मेंबर्स में से 3 या 4 मेंबर्स ऐसे हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं और उन्हें पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे इसको मैनेज करना है। तो हमने क्या किया कि अपने 20 मेंबर्स में से अपने 4 मेंबर को सिलेक्ट कर लिया और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे मैनेजमेंट के वर्क को देखते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट क्या होता है कि इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑफ द मैनेजमेंट कंटिन्यू बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने मेंबर को इलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, वो मेंबर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करते हैं। और मेंबर सभी हैं, समझ में आ रहा है? सभी मेंबर्स हैं, सभी का इक्वल राइट है और सभी का इक्वल रिस्पेक्ट है, बट जो वर्क करने की प्रोसेस है वो हमारे जो 3 और 4 मेंबर हमने इलेक्ट किए हैं या सिलेक्ट किए हैं वही मेंबर हमारे करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका फंड, कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फंड कहाँ से आता है भाई? फंड के लिए क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम मीन्स मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन वर्ड का मीन्स क्या होता है वो सुन लो। सब्सक्रिप्शन का मीन्स होता है चंदा कलेक्ट करना। क्या करना? चंदा कलेक्ट कर लेना। कहाँ से? मीन्स और मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे मान लो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 मेंबर हैं। ओके, कितने मेंबर हैं हमारे? 10। अब हो गया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 10 मेंबर हैं और क्या किया, सारे मेंबर क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी के लिए। मान लो मैं पूरे ईयर में 1,60,000 या 1,70,000 की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि 10 मेंबर हैं, एक मेंबर 20,000 रुपीज़ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर डिपॉजिट करेगा। तो पूरे ईयर में हमारे पास विद द हेल्प ऑफ सब्सक्रिप्शन, मीन सब्सक्रिप्शन से कितना अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा? 2 लाख। ओके, तो इस 2 लाख का यूटिलाइजेशन हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। ओके, अब सब्सक्रिप्शन के अलावा और भी बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम हैं। वो क्या क्या होते हैं देखो, वो आपको बता देते हैं। सब्सक्रिप्शन के अलावा डोनेशन होता है, कहीं से डोनेशन रिसीव हो जाए, कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो जाए, या फिर आपका एंट्रेंस फीस होता है, एंट्रेंस फीस रिसीव हो जाए, एंट्रेंस फीस। और उसके बाद और भी मीन्स जो इनकम होती हैं वो हमें रिसीव होती है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? फंड। फंड में मेनली सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एडमिशन फीस, या कोई लाइफ मेंबरशिप फीस दे देता है, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है। तो ये सारी जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे फंड्स मीन्स जहाँ से हमें अमाउंट कलेक्ट होता है। कन्फर्म हुआ? उसका लास्ट पॉइंट है आपका क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है आपका वो देख लो भाई। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन होते हैं देखो जरा। इसमें आपको बताते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके मेंटेन होंगे। ओके, तो देखो होता क्या है, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, आपने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े हैं। तो उसमें क्या होता था आपका? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आप बैलेंस शीट मेंटेन करते थे। और उसके बाद पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या मेंटेन होता है? पार्टनरशिप फर्म में आपका मेंटेन होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बट इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप क्या क्या यहाँ पर मेंटेन करोगे देखो जरा। इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप क्या क्या मेंटेन करोगे? यहाँ पर आपकी 3 चीज़ें बनती हैं। फर्स्ट है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक तो आपका ये हो गया।
कि आपका रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट मेंटेन होता है, और सेकेंड होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके। और थर्ड आपके बनती है इसमें क्या, बैलेंस शीट। थर्ड इसमें आपकी बनेगी बैलेंस शीट, ओके। तो है कि आपका वो देख लो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर सिमिलर एज कैश बुक। जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई है, तो जो हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते थे, सिमिलर वैसे ही आपको बनाना है क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और इसका नेचर क्या होता है, ये आपका होता है रियल अकाउंट नेचर का, मीन्स असेट्स अकाउंट। कंफर्म हुआ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर सिमिलर एज सिंगल कॉलम कैश बुक, और आपका इसका नेचर क्या होता है, रियल अकाउंट, ओके। अब आपका सेकंड अकाउंट बनता है हमारा क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हमारा बनता है कैसे, सिमिलर जैसे हम लोग क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते थे विद एडजस्टमेंट वाला, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड एडवांस, याद आया। तो आपका क्या है कि ये प्रॉफिट जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, ये आपको सिमिलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद एडजस्टमेंट के जैसा बनेगा। और इसका नेचर आपका क्या होता है, इसका नेचर होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, कि आपका ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज विल बी शोन इन डेबिट साइड और ऑल इनकम एंड गेन विल बी शोन इन क्रेडिट साइड। कंफर्म हुआ। और उसके बाद अब आपका थर्ड बनेगा क्या, थर्ड आपका मेंटेन होगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट यहाँ पर क्या बनती है, जैसे पार्टनरशिप की बैलेंस शीट आपने बनाई है, सिमिलर वैसे ही बैलेंस शीट आपकी यहाँ पर बनेगी, बट यहाँ पर आपकी 2 बैलेंस शीट मेंटेन होती हैं, ओके। यहाँ पर आपकी 2 बैलेंस शीट मेंटेन होंगी। फर्स्ट आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट, और सेकंड बनेगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। सेकंड मेंटेन होगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओके। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग क्यों बनाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग मेंटेन करेंगे अपनी कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए, ओके। और जब हमारी कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो उसका यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे किसमें, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और अपनी बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल कर लेंगे। मीन्स आपके फाइनेंशियल पोजीशन चेक हो जाएगी आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, ओके। तो बैलेंस शीट आपकी 2 टाइप की मेंटेन होगी। फर्स्ट होगी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट, और सेकंड होगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू एसर्टेन द कैपिटल फंड, मीन्स ओपनिंग कैपिटल। और जब आपकी ओपनिंग कैपिटल यहाँ से मिल जाएगी, तो आप उसके बेस पर क्या करोगे, ओपनिंग कैपिटल को ट्रांसफर करोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, ओके। अब आपका नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो आप लोग इतनी थ्योरी की स्टडी अच्छे से कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, हमने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, करेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो करेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपका हमने क्या बताया था कि सबसे लास्ट वाला पॉइंट था आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप क्या करोगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 3 मीन्स 2 अकाउंट और स्टेटमेंट मेंटेन करोगे। अब वो क्या क्या आपका वो देख लो। पहले आप बनाओगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और ये आपका बनेगा सिमिलर कैसा, जैसा हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक मेंटेन करते थे वैसा ही आपका मेंटेन होगा, ओके। और इसका नेचर होता है आपका रियल अकाउंट, मीन्स असेट्स अकाउंट, ओके, असेट्स अकाउंट। अब आइए उसके बाद नेक्स्ट है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमने आपको बताया था कि सिमिलर आप कैसा मेंटेन करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा। और इसका नेचर क्या होता है आपका, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का मीन्स एक्सपेंस अकाउंट, ओके। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और इनकम अकाउंट की सारे कंपोनेंट हम इसमें शो करते हैं। और उसमें आपको विद एडजस्टमेंट, जैसे आपने क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड वाले चैप्टर में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया, तो उसमें एडजस्टमेंट भी साथ में आती थी। एडजस्टमेंट कैसी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड एडवांस, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर वैसा ही है जैसा आपने वहाँ पर किया था। उसके बाद हमारी मेंटेन होती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आप 2 टाइप की मेंटेन करोगे।
आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट भी मेंटेन होगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी मेंटेन होगी। यहाँ पर बैलेंस शीट आपको दो बनानी होगी, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक बनेगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे टू द एसर्टेनमेंट ऑफ या टू द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड या ओपनिंग कैपिटल। तो इसमें आपको कैपिटल फंड फाइंड हो जाएगा। ओके, और जब ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको कैपिटल फंड फाइंड हो जाएगा तो आप इस कैपिटल फंड का यूटिलाइजेशन करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आपका जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप मीन्स ये ओपनिंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन कर लोगे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और आपके बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा। ओके, और बाकी सारी क्लोजिंग कंडीशंस हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में सॉल्व करनी होती हैं। ओके, तो चलिए आइए आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं किससे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और क्या कैसे ये मेंटेन होगा वो देखो अभी हम आपको बताते हैं। देखो अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है आपका, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर सिमिलर एज कैश बुक। ओके, सो दी सेट दैट क्या देखो कि आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर इन अवर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो क्या होता है आपका कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है रियल अकाउंट मीन्स असेट्स अकाउंट, और उसमें हम क्या करेंगे सारे कैश की इनकमिंग और आउटगोइंग को प्रेजेंट करते हैं। ओके, अब कैसे प्रेजेंट करते हैं वो देखो। तो इसका जो फॉर्मेट बनता है आपका वो सिमिलर सिंगल कॉलम कैश बुक के जैसा बनता है। कैसा देखो बनाते हैं। रिसिप्ट अमाउंट और पेमेंट अमाउंट। ओके, डेबिट साइड में होगा आपका रिसिप्ट, रिसिप्ट अमाउंट और पेमेंट अमाउंट, और ये होगा आपका क्रेडिट। ओके, तो क्या करना है हमको वो देख लो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम लोग कैश बुक स्टार्ट करते थे तो सिमिलर वैसे ही हम ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर राइट करोगे क्या, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी में आपका ओपनिंग कैश आएगा, तो कैश इन हैंड जितना होगा आप वो यहाँ पर प्रेजेंट करोगे, और कैश एट बैंक जितना भी होगा आप वो यहाँ पर प्रेजेंट करोगे। ओके, और इनका जो एडिशन होगा आप वो लाकर यहाँ पर प्रेजेंट कर लोगे। अब उसका ऑल रिसिप्ट आप शो करोगे डेबिट साइड टू ऑल रिसिप्ट। अब वो रिसिप्ट चाहे आपकी कैपिटल रिसिप्ट हो, मीन्स वो आपकी चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो और रेवेन्यू रिसिप्ट हो, कैपिटल रिसिप्ट एंड या और रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, अब आइए उसके बाद क्रेडिट साइड में क्या आता है वो देख लो। क्रेडिट साइड में आप ऑल पेमेंट प्रेजेंट करोगे, चाहे वो कैपिटल मीन्स एक्सपेंडिचर प्रेजेंट करोगे। एक्सपेंडिचर पेमेंट इक्वल होता है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका बाय ऑल एक्सपेंडिचर या फिर पेमेंट, एक्सपेंडिचर या फिर पेमेंट। अब वो एक्सपेंडिचर चाहे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, आपके या तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसी भी टाइप के एक्सपेंडिचर हों आप उन्हें लाकर क्रेडिट साइड में ही प्रेजेंट करोगे, मीन्स पेमेंट साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो आपका चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप सारे एक्सपेंडिचर यहाँ पर लाकर प्रेजेंट करोगे। अब उसके बाद आप डिफरेंस फाइंड करोगे। तो डिफरेंस कैसे देखो,
आप क्या करोगे, डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड के टोटल को लेस करोगे, तो यहाँ पर जो आएगा वो हो जाएगा आपका बाई बैलेंस CD, और ये आपका होगा क्लोजिंग कैश, मतलब कैश इन हैंड क्लोजिंग और कैश एट बैंक क्लोजिंग, ठीक है, कैश एट बैंक क्लोजिंग। ओके, ये लाकर आप यहाँ पर रख लोगे और उनका टोटल आपका ये होगा। कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर 2 बैलेंस दिए हैं और आंसर का कैश इन हैंड ऑलरेडी आपको दिया और कैश एट बैंक नहीं दिया, तो आप इन सब के एडिशन से ये पेमेंट और प्लस कैश एट हैंड के बैलेंस को माइनस करोगे, जो बचेगा वो हो जाएगा आपका कैश एट बैंक। और कैश एट बैंक दिया, कैश एट हैंड नहीं दिया, तो इन सब के एडिशन से सारे पेमेंट और कैश एट बैंक को माइनस करोगे तो कैश इन हैंड फाइंड हो जाएगा। ओके, आपके इसके क्वेश्चन आप पहले इलस्ट्रेशन देखोगे 1 2 3 4, और उसके बाद TS ग्रेवाल बुक के इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 और सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है आपके 1 2 3 4। आपने अटेंड करोगे, जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप हमें बता देना। ओके।